स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हमारा एक बहुत ही प्यारा सा क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। बच्चों हम इस चैप्टर में समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसने और ज्यादा तेजी पकड़ ली है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को एनेबल करा है। वैसे पता है एक बड़ी अच्छी सी मैं आपको बात बताती हूँ, गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। ग्लोबलाइजेशन का जो चैप्टर है ना पहले थोड़ा लंबा हुआ करता था, इतना लंबा भी नहीं था, थोड़ा सा ही लंबा था, बट अब जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स इस चैप्टर से आ रहे हैं जिनको आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। रैशनलाइज सिलेबस को हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बहुत फटाफट से पढ़ेंगे, बहुत जल्दी से समझेंगे कि क्या टॉपिक्स हैं और ग्लोबलाइजेशन क्या है। सबसे पहले तो हम लोग इस चीज को बच्चों समझने वाले हैं। चलिए फटाफट से आगे आ जाते हैं और बात करते हैं व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन की। देखो ओके ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यहां लिखा है ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज। ठीक है, इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज। बच्चों सिंपल सी चीज है, ग्लोबलाइजेशन क्या है कि वर्ल्ड की जो अलग अलग कंट्रीज है वो आपस में जुड़ चुकी हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो चुकी हैं। कनेक्ट उनके बीच में जो है कनेक्टेडनेस वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया है ओवर द टाइम। और आजकल के टाइम पे अगर हम देखें, आप लोगों को खुद नहीं ये चीज फील होती, अमेरिका में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, एक सेकंड में आपको जो है न्यूज मिल जाती है। किसी को कॉल लगाना है, एक सेकंड में कॉल मिल जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें हुई हैं, एक एक सेकंड के अंदर आपको वर्ल्ड में किसी भी कोने की जो है खबर मिल जाएगी, वहां पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और एक बहुत मेजर फैक्टर जिससे कि बच्चों वर्ल्ड की कंट्रीज कनेक्ट हुई हैं, दैट इज थ्रू द इकोनॉमिक टाइज। बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है कंट्रीज के बीच में चलता रहता है, सामान, सर्विसेज, पीपल, एवरीथिंग लाइक कीप्स ऑन ट्रैवलिंग बिटवीन द कंट्रीज। और इसी वजह से ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है वो आज इतना ज्यादा मजबूत हो गया है। बट इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे फोकस करना है, जहां पर ये बात की जाती है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने एक बहुत मेजर रोल प्ले करा है इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में। अभी ना एक पूरा टॉपिक था एमएनसीज के ऊपर, बट अभी मैं शॉर्ट में समझा दूंगी क्योंकि बस एक लाइन में लिखा हुआ है। एमएनसीज का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनीज। बच्चों मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि प्रोडक्शन को ओन एंड कंट्रोल करती हैं इन मोर देन वन नेशन। एक देश से ज्यादा देशों में जब प्रोडक्शन प्रोसेस को जो कंपनीज चलाती हैं वो है हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज। जैसे किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को उठा के देख लो, अगर आप एप्पल की बात करोगे, सैमसंग की बात करोगे, किसी भी गाड़ी की कोई कंपनी ले लो यार, कुछ भी। सो ऑल ऑफ दीज कंपनीज आर नॉट जस्ट ऑपरेटिंग इन अ सिंगल कंट्री। ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री के अंदर उनका सारा सामान बनता भी है और बिकता भी है, राइट। तो ये जो प्रोडक्शन है ये अलग अलग कंट्रीज के थ्रू कैरी आउट हो रही है ताकि वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। अब बच्चों ये जो एमएनसीज हैं, अब क्योंकि ये प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज कैरी आउट कर रही हैं, इसी वजह से एक जो इंटरकनेक्टेडनेस है वर्ल्ड की कंट्रीज के बीच में उसको बढ़ाने में एमएनसीज का भी एक बहुत मेजर रोल रहा है। ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी जो है कंट्रीज के बीच में मूव कर रहा है। आप लोगों ने देखा ही होगा यार, इंडिया के कितने सारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में बेचे जा रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज के कितने सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचे जाते हैं। हम लोग मॉल वगैरह जब जाते हैं वहां शॉपिंग करने के लिए तो आपने देखा होगा वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स आजकल इंडिया में मौजूद है ना। इतनी ज्यादा चॉइस जो है कंज्यूमर्स के पास अवेलेबल है। प्रोड्यूसर्स भी जो एक कंट्री में बना रहे हैं वो दूसरी कंट्रीज तक अपने प्रोडक्ट्स को भिजवा देते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा सामान, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। एक कंट्री के लोग जो है दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, तकनीक जो है वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है और ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। There is one more way in which the countries can be connected. This is through the movement of people between the countries. Obviously, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक सेंस में ही कंट्रीज कनेक्ट हो रही हैं। लोग भी बच्चों, जैसे आप कल को कनाडा पढ़ने चले जाओ, जर्मनी पढ़ने चले जाओ, कहीं पे नौकरी करने चले जाओ, तो बहुत सारे लोग जब कंट्रीज के बीच में ट्रैवल करते हैं, हो सकता है नौकरी के पर्पज के लिए, सेटल होने के पर्पज के लिए, पढ़ाई लिखाई के पर्पज के लिए, या फिर बिजनेस के पर्पज के लिए, कुछ भी पर्पज हो सकता है। बट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो एक इंसान अपने साथ अपना कल्चर, अपने देश का एक मिट्टी जो है साथ में लेकर जाता है, मतलब असली वाली मिट्टी नहीं, बट हाँ अपना अस्तित्व, अपनी पहचान लेकर जाते हो। और कहीं ना कहीं वो आइडियाज भी जो है दूसरों तक पहुंचते हैं और दूसरे जब हमारे देश में आते तो उनके भी आइडियाज हमारे तक पहुंचते हैं। और इस तरीके से लोगों की मूवमेंट से भी कंट्रीज कनेक्ट होती हैं, इंटरकनेक्टेडनेस डेवलप होता है। बट अभी हम उस कल्चरल एस्पेक्ट को नहीं समझ रहे, हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है ग्लोबलाइजेशन का उसकी बात कर रहे हैं। अब बच्चों जो टॉपिक मेन जो आपको पढ़ना है वो है फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को बहुत ज्यादा तेज बना दिया है, बहुत ज्यादा फास्ट बना दिया है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंटर यहां पर है टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, समय के साथ साथ तकनीकों में भी, टेक्नोलॉजी में भी कितना ज्यादा बदलाव आया है, आज जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से भी मतलब हम क्या देखते हैं, इससे भी ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस, जो इंटरकनेक्टेडनेस है कंट्रीज के बीच में, वो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज्यादा तेज हुई है। क्यों? दो टेक्नोलॉजी यहां पर हम देखेंगे, एक होगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, एक है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी और एक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, rapid improvement in the technology has been one of the major factor that has stimulated the globalization process. तो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है कंट्रीज के बीच में, तो जो इंटरकनेक्टिविटी है उसको स्टिम्युलेट करा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती चली गई, ग्लोबलाइजेशन ने भी तेजी पकड़ ली। फॉर इंस्टेंस, इन द पास्ट 50 years वी हैव सीन सेवरल इंप्रूवमेंट्स इन द ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। पिछले 50 सालों में हमने ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा बेहतरी, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। बच्चों, एक समय था जब एक तरीके से हमारे पास वेल डेवलप्ड शिप्स नहीं थे, प्लेन्स नहीं थे, कुछ नहीं था, तो लोगों को इतनी मुश्किल होती थी अगर एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है ट्रेड के पर्पस के लिए, सामान जो है उसको बेचने के लिए, कुछ भी करने के लिए, सो पीपल हैड टू ट्रैवल वास्ट डिस्टेंसेस, वो भी बाय लैंड रूट्स, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, और धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रही तो जाहिर सी बात है कि वो जो ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी तेज होता गया। हम लोग देखते हैं कि इससे जो है डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्गर डिस्टेंसेस इज पॉसिबल एट अ लोअर कॉस्ट। पहले पैसा भी ज्यादा लगता था, दिक्कत भी आपको ज्यादा होती थी, समय भी बहुत ज्यादा खर्च होता था, लेकिन अब क्या है, कम पैसा लगता है, सस्ते में काम हो जाता है और फटाफट हो जाता है, फास्ट भी हो गया है प्रोसेस और चीप भी हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे रखा है, कंटेनर्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। तो बच्चों, आप लोगों को वैसे तो पता ही है कि वाटरवेज इज लाइक द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको कहीं पर भी गुड्स को पहुंचाना है तो। लेकिन उस वाटरवेज में भी बड़ी बड़ी शिप्स के अंदर, ये बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर बहुत सारा सामान पैक करके भिजवा दिया जाता है, जिससे क्या होगा, जिससे एक तरीके से कंटेनर्स जो है वो बहुत ज्यादा सामान होल्ड भी कर लेंगे, और एक ही टाइम पर इतने सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनको आपने एक ही शिप में डाल भी दिया है, और उससे जो है आपने इसको दूर दराज के एरिया में पहुंचा भी दिया। तो चीप भी है वाटरवेज का होना, साथ ही में इतने सारे प्रोडक्ट्स जो है वो इतने दूर डिस्टेंस तक भी पहुंच रहे हैं, और फास्टर डिलीवरी भी उनकी पॉसिबल हो पाई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो एक और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ वही लिखा है कि इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट्स इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और यार, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसकी मदद से तो मतलब चीजें कितनी ही ज्यादा तेज हो गई हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जैसे कि टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, फैक्स है, दे आर यूज्ड टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम द रिमोट एरियाज। टीवी में कोई भी जो है बाहर की न्यूज आपको एक सेकंड में मिल जाती है, किसी को कॉल करना है एक सेकंड में फोन के थ्रू कॉल कर लेते हो, वीडियो कॉल घुमा लेते हो, है ना, व्हाट्सएप कर लेते हो। और इन सभी चीजों की वजह से बच्चों हम लोग देखते हैं ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस ने और ज्यादा तेजी पकड़ ली है। ये सब हुआ है सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस की मदद से। कितनी ज्यादा जो इंप्रूवमेंट हुई है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, वो किसकी वजह से हुई है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस की वजह से। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपकी किताब के अंदर, जहां पे लिख रखा है कि एक न्यूज मैगजीन पब्लिश होनी है लंदन में रहने वाले लोगों के लिए। ठीक है, उनके लिए एक मैगजीन पब्लिश होनी है। अब वो मैगजीन जो है उसको डिजाइन और प्रिंट किया जा रहा है दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो टेक्स्ट अब कैसे करा जाएगा? लंदन के लोगों के लिए मैगजीन चाहिए, बट दिल्ली में उसको जो है छपवाया जा रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर जो भी टेक्स्ट है जो कि मैगजीन में लिखना है, उसको इंटरनेट के थ्रू भेज दिया जाएगा, दिल्ली के ऑफिस में आ जाएगा वो टेक्स्ट। अब उस टेक्स्ट को दिल्ली के जो डिजाइनर्स होंगे, जो दिल्ली के ऑफिस में है, उनको पता चल जाएगा कि उनको कैसे डिजाइन करना है, सारी चीजें मिल जाएंगी, तो वो डिजाइन करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर पे डिजाइनिंग हो जाएगी, फिर जो है वो मैगजीन को प्रिंट कर देंगे एज इट इज जो भी चाहिए, और फिर ये मैगजीन जो है लंदन भिजवा दी जाएंगी। ठीक है, कैसे भिजवा दी जाएंगी? किसी भी मींस के थ्रू भिजवाई जा सकती है, वाटरवेज, एयरवेज, कुछ भी। ठीक है, तो बढ़िया ट्रांसपोर्ट के थ्रू अभी मैगजीन्स वहां पे भिजवा दी गई। और यार उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि पैसे लेने के लिए अब जो है हमें या तो लंदन जाना पड़ेगा, लंदन के लोग जो है यहाँ पे सूटकेस में पैसा लेकर आएंगे ट्रैवल करके, नहीं, पैसा भी एक सेकंड में ट्रांसफर हो जाएगा आपके अकाउंट से उनके अकाउंट में, है ना। तो लंदन क्या है, लंदन
के लोग जो हैं जिन्होंने मैगजीन बनवाई है दिल्ली से, तो वो यहाँ पर फटाफट से 1 सेकंड में पैसा ट्रांसफर कर देंगे, है ना। कैसे ट्रांसफर कर देंगे? इंटरनेट, ई बैंकिंग के थ्रू, वेरी सिंपल, राइट। तो आजकल आप ये भी देखते हो यार, QR कोड्स के थ्रू कितनी जल्दी पेमेंट वगैरह हर चीज हो जाती है। तो ये सब क्या है? एवरीथिंग इज ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट इन दी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत ही मेजर फैक्टर है जिसने ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को बहुत तेज बना दिया है। अब एक और चीज है बच्चों यहाँ पर, विच इज द सेकेंड फैक्टर दैट हैज एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, विच इज लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। बच्चों क्या होता था एक समय के दौरान, हम लोग देखते हैं कि हमारे ना इंडिया के अंदर हमने बहुत ज्यादा बैरियर्स लगा रखे थे। बैरियर्स इन द सेंस टैक्सेस लगा रखे थे कि बाहर से कोई भी अगर किसी दूसरे देश का कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया जाता था ताकि वो प्रोडक्ट काफी महंगा हो जाए और लोग उसे ना खरीदें। ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इंडिया में उस टाइम पर हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, इंडिया की जो लोकल इंडस्ट्रीज थी, वो डेवलप हो रही थी और हम चाहते थे कि उन इंडस्ट्रीज को बाहर से कोई भी कंपटीशन फेस ना करना पड़े, वो इंडस्ट्रीज टाइम ले अपना और ग्रो करें, ठीक है। सो इस वजह से हम लोग बाहर के प्रोडक्ट्स को डिस्करेज करते थे और हमने जो है एक बैरियर लगा रखा था, टैक्स बैरियर उन प्रोडक्ट्स के ऊपर। देखिए हमने जो है टैक्स ऑन इंपोर्ट लगा रखा था, विच इज डेफिनेटली अ बैरियर ऑन ट्रेड, ठीक है। Governments can use the trade barriers to increase or decrease, regulate the foreign trade and to decide what kinds of goods and how much of each should come into the country. तो एक तरीके से मैंने आपको यही बताया कि जैसे भारत देश है, इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है तो उस पर जो है टैक्स लगा दिया गया, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट क्या है? जो चीज हमारे देश में आ रही है किसी दूसरे देश से, राइट। एक्सपोर्ट है जो चीज हम भिजवा रहे हैं दूसरे देशों में। इंपोर्ट्स पे टैक्स लगा दिया था कि अगर कहीं से सपोज लंदन से कोई सामान आ रहा है तो उस पर टैक्स लग गया है, टैक्स लगने की वजह से वो चीज जो है एक्सपेंसिव हो जाएगी और लोग उसे नहीं खरीदेंगे, ताकि लोग हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको खरीदें। तो ये इसलिए किया जा रहा था। गवर्नमेंट जो है बच्चों ऐसे ट्रेड बैरियर्स का, ऐसे ट्रेड पे रुकावटों का इस्तेमाल करती है ताकि वो फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट कर सके, अपनी जरूरत के हिसाब से इंक्रीज कर सके, डिक्रीज कर सके, ठीक है। तो उसके लिए टैक्स ऑन इंपोर्ट्स लगाया जा, या कोई भी टैक्स या ट्रेड बैरियर को लगाया जाता है। कल को यार अगर सरकार को लगेगा कि नहीं हमें शायद फॉरेन से प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो टैक्स को कम कर देंगे, कल को उन्हें लगेगा कि नहीं हमें नहीं चाहिए प्रोडक्ट्स तो वो उसको जो है टैक्स को बढ़ा देंगे। तो ऐसे करके गवर्नमेंट्स को रेगुलेट करना होता है कि कौन से गुड्स हमें मंगवाने हैं, कौन से नहीं चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कितने जो है देश में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। गवर्नमेंट्स ये चीजें रेगुलेट करती हैं। इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स ऑन द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो हमारी भारतीय सरकार ने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहरी कॉम्पिटिशन से उन्होंने बच्चों फॉरेन ट्रेड पर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बैरियर लगा रखे थे, टैक्सेस लगा रखे थे, ताकि वो लोग इधर आएंगे अगर अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आएंगे या फिर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेंगे तो उनके लिए फायदे का सौदा नहीं होगा, तो वो भी डिस्करेज होंगे, लोग भी उनके प्रोडक्ट्स लेने से डिस्करेज होंगे। सो दिस वाज ऑल डन बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू इंप्रूव द कंडीशंस ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर बच्चों एक ऐसा टाइम आता है 1991 में जब हम लोग इन सभी बैरियर्स को हटा देते हैं और फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को खुली छूट देते हैं कि आओ हमारे देश में ट्रेड करो, आओ हमारे देश में इन्वेस्ट करो। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सरकार को इस टाइम पे लगा कि अब हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, भारतीय जो प्रोड्यूसर हैं, इंडस्ट्रीज हैं, अब वो तैयार हैं कंपीट करने के लिए। तो आप बच्चे को भी तभी तक प्रोटेक्ट करके घर में रख सकते हो ना अपने, जब तक आपको लगे कि वो अभी रेडी नहीं है दुनिया में जाने के लिए, फेस करने के लिए, वर्ल्ड को, चैलेंजेस के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यार एक टाइम के बाद तो आपको उसे खुला छोड़ना ही पड़ेगा, दुनिया में भेजना ही पड़ेगा। तो वही चीज है कि हमने भी एक समय तक अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करके रखा, बट नाउ वी थॉट कि कब तक, है ना, नाउ इट्स टाइम दैट दे ऑल्सो शुड कम्पीट विद द फॉरेन प्रोड्यूसर्स। एंड अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो फिर मार्केट में लोग खरीदेंगे, नहीं अच्छा रहेगा तो नहीं खरीदेंगे, पर कम्पीट तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है इन सारे ही बैरियर्स को हटा दिया जाता है और इसी पर्टिकुलर चीज को लिबरलाइजेशन बोला जाता है। तो रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस दैट आर सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। याद रखिएगा ईयर, कौन से ईयर में हमने इन बैरियर्स को हटाया, तो इसी चीज को हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। जब हम जो भी ट्रेड बैरियर्स, इन्वेस्टमेंट बैरियर्स उनको जब हम हटा देते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उनको जब हटा दिया जाता है तो उसी को लिबरलाइजेशन बोला जाता है, खुली छूट दे दी गई है। ऑलराइट, तो इन दो फैक्टर्स की वजह से बच्चों हम लोग देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस काफी ज्यादा फास्ट हो गया
गया है और आपको बस यही लर्न करना है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। कैसी लगी आज की क्लास मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर, और नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को कौन सा पढ़ना है क्लास 10th का वो भी मुझे बता दीजिएगा। बाकी सारे के सारे लेक्चर्स बच्चों आपकी क्लास 10th एसएसटी की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हैं, वन शॉट लेक्चर्स, प्लस हमारा जटायु बैच भी चल रहा है तो उसकी भी क्लासेस अटेंड करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।